साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 दिन के अवकाश के बाद मैं फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि 2024 के लिए क्या बीजेपी ने अपने मुद्दे सेट कर लिए हैं? क्या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उनमें से एक है? लेकिन इस मुद्दे पर पूरा विश्लेषण करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों एक और निवेदन है कि इस पूरी विश्लेषण का जो निचोड़ है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा और इसका इसके क्या परिणाम होंगे और ये कहाँ तक बीजेपी को ले जा सकता है, ये सारी बातें मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। साथियों ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो ब्रॉडली सेट हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके लिए। और उसमें जो लेटेस्ट जो बीजेपी ने मुद्दा छोड़ा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आप देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हर रोज़ नई नई बातें हो रही हैं, नए नए बयान दिए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं सब पार्टियों की तरफ से। आज भी बहुत सारे बयान आए भी हैं। तो इस मुद्दे पर जितना हल्ला होगा उतना 2024 में बीजेपी को वो लाभ देगा, क्योंकि इस मुद्दे का मुख्य विरोध जो है वो मुसलमानों की तरफ से होगा, मुस्लिम्स की तरफ से होगा। वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होंगे और इसका विरोध करेंगे, जैसे सीएए का विरोध किया था। और किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सिखों का नाम भी आ रहा है, वो भी पॉलिटिकल पर्पसेस से आ रहा है, उनका एज सच कोई विरोध नहीं है। उस पर मैं एक दिन आज की स्थिति क्या है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और सिखों को क्या उसका नुकसान होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो मुख्य जो मुद्दा है वो मुसलमानों का है, वो विरोध करेंगे। और जब मुसलमान विरोध करेंगे तो जितनी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, एक्सेप्ट एक नाथ शिंदे की शिवसेना को छोड़कर और किसी को कोई जो है उसको प्रॉब्लम है इस मुद्दे पर। इन दोनों पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों पार्टियों को छोड़कर सब पार्टियों को प्रॉब्लम है। क्यों? एक आम आदमी पार्टी ने जरूर कहा है कि हम प्रिंसिपली इस बात को एग्री करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन और कोई पार्टी ऐसा कहने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मुस्लिम का वोट चाहिए और मुस्लिम के वोट के लिए जो मुस्लिम नेता कहेंगे उनके साथ जाना पड़ेगा, जो मुस्लिम समाज कहेगा उनके साथ जाना पड़ेगा। और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम नेता, तो इसलिए सब पार्टियां भी इसका विरोध करेंगी, चाहे कांग्रेस हो और चाहे एक कोई छुटकी सी पार्टी जिसको कोई सीट नहीं मिलती लोकसभा में, वो भी इसका विरोध करेगी, क्योंकि मुसलमानों पर डिपेंडेंट है उनके वोट के लिए। और मुस्लिम क्योंकि एकजुटता में वोट डालते हैं इसलिए उनकी समस्या है, उनको वो वोट भरपूर मिलता है विपक्षी दलों को, इसलिए वो ऐसा करेंगे। तो बीजेपी के मुद्दों में पहला मुद्दा सेट है यूसीसी का। लेकिन इस मुद्दे पर जितना शोर होगा उतना सोसाइटी अलग अलग व्यू लेगी। हिंदू पक्ष जो है, ज़्यादातर लोग जो है, बहुसंख्यक लोग जो हैं वो हिंदूवादी लेंगे और वो यूसीसी का समर्थन करेंगे और हिंदुओं को यूसीसी का समर्थन करना बनता भी है, क्योंकि और सब चीज़ें बेकार हैं। वो सब चीज़ें जो हैं यूसीसी के द्वारा उसका लाभ जो है वो मुस्लिम महिलाओं को होगा या मुस्लिम बच्चों को होगा। क्यों? मुस्लिम महिलाओं 4 शादी रुकने से मुस्लिम महिला को सिक्योरिटी मिलेगी कि सिंगल बीवी है तो सिंगल बीवी रहेगी, तो उसको ये डर नहीं होगा कि और आ जाएंगी। तलाक जो बड़ी आसानी से दे दिया जाता है, अभी वो तलाक नहीं दे पाएंगे। अभी भी तलाक, इंस्टेंट तलाक पर रोक लगी है, लेकिन 6 महीने के दौरान 3 बार तलाक कहने पर रोक नहीं लगी है। तो 6 महीने के अंदर 3 बार तलाक कहकर आप उस पर भी रोक लगा सकते हैं। आप वो उसको हर समय धमका सकते हैं, उस पर भी रोक लगेगी। नॉर्मल तरीके से कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जाकर तलाक मांगना होगा, कारण बताने होंगे, कारण जेन्युइन होगा तो तलाक मिलेगा, और तलाक मिलेगा तो आपको बीवी को रहने के लिए, बच्चों को रहने के लिए उसका हर्जाना देना होगा, उसका जो है वो पैसे देने होंगे उनके गुज़र बसर के लिए, जैसे बाकी कम्युनिटीज़ ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी में दिए जाते हैं। तो सब तलाक रुकेगा, मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ है, मुस्लिम बच्चों को उसका लाभ है। एडॉप्शन मुस्लिम महिलाएं कर सकेंगी, परिवार कर सकेंगे, जो भी रोक है मुस्लिम लॉ के अंदर, शरिया लॉ के अंदर। जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है वो रुकेगा। उनको हिंदू एक्ट की तरह बराबर का पैसा और हक होगा, लेना चाहे ना लेना चाहे अलग बात है, लेकिन हक जो है वो बराबर का होगा उसमें। तो ये उनको लाभ है, लेकिन इसमें हिंदुओं को एक लाभ है।
हिंदुओं को लाभ क्या है कि जो मुसलमानों की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर किसी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि मैरिज क्या होगी, एक तो मैरिज की जो डेट है सब महिलाओं की सेम होगी और वो 21 साल हो सकती है। अभी मुस्लिम परिवारों में 15 साल की बच्चियों का भी विवाह कर दिया जाता है, वो नहीं होगा। और मुस्लिम नेताओं की क्या सोच है कि जितनी जल्दी शादी करोगे उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, ऐसा बदरुद्दीन ने कहा और उन्होंने हिंदुओं को भी कहा अपनी महिलाओं की जल्दी शादी करो, बाद में मुकर गए। यानी ये सोच है। तो 21 साल कम से कम शादी की उम्र होगी, जिससे बच्चे पैदा करने की जो एज है उसमें खासा कमी आ सकती है। एक शादी होगी तो एक शादी से आप कितने बच्चे पैदा कर लोगे, हालांकि वो इससे भी नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक 4 महिलाओं से या 2 महिलाओं से शादी करने पर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन एक महिला से करने पर कुछ लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ होगा अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो मुसलमान मॉडर्निटी की तरफ मुसलमानों का एक कदम होगा। और ये जो मंशा है कि हमने विश्व को जीतना है बच्चे पैदा कर करके, इस पर रोक लगेगी। और जब एक लॉ एक्सेप्ट हो जाएगा तो अगले लॉज पर भी जो है वो काम होगा, और वो होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। आप पॉपुलेशन कंट्रोल करके चलेंगे तो इस कानून का बहुत बड़ा लाभ है हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए तो है ही, तो हिंदुओं के लिए भी उतना ही लाभ है। तो हिंदुओं को इसके पक्ष में जुटना चाहिए। 4 शादी पर रोक लगे, बच्चे पैदा करने पर रोक लगे, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। और जो गज़वा हिंद का ख्वाब पाल रखा है मुसलमानों ने, उस पर भी इसके माध्यम से रोक लगाने का एक तरीका शुरू होगा। तो मुसलमान इस कानून के पक्ष का विरोध करने के लिए दम से जुटेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, और सब पॉलिटिकल पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी जो मुस्लिम प्रस्त हैं। तो उसी तरह से हिंदुओं का भी जोर लगाना बनता है। ठीक है साथियों, तो एक तो मुद्दा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बीजेपी इसको अब लेकर आई है, पहले नहीं लाई। इसमें कोई शर्म नहीं है कि इलेक्शन के लिए लाए हो। हाँ, इलेक्शन के लिए लाए, क्योंकि इलेक्शन से ही सरकार बनती है, और सरकार बनने से ही समाज प्रभावित होता है, और सरकार बनने से ही आप कानून ला सकते हैं जो हिंदू समाज के हित में है, जो देश के हित में है। वो कानून आप कब ला सकते हैं, जब सरकार है। और सरकार कब बनेगी, जब हिंदू वोट देगा। और वोट कैसे देगा, जब उनके सामने ऐसे मुद्दे लाए जाएंगे जो देश के लिए ज़रूरी है। तो कोई शर्म नहीं है। हाँ, कानून लाया जा रहा है इसी पर्पज़ के लिए, बिना शर्म बेशरम होकर कहिए कि जब आप गज़वा हिंद का ख्वाब पाल सकते हैं, जब आप चुनावों को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो जब आपका एजेंडा यही है तो हमारा एजेंडा ये क्यों नहीं हो। क्या कानून ने आपको ही अधिकार दिया है? नहीं ना। तो बिल्कुल सही है, बिना शर्म के कहिए और निर्विरोध निर्भाव से कहिए कि हाँ, कानून इसीलिए लाया जा रहा है चुनावों से ठीक पहले। तो साथियों, एक मुद्दा तो ये हुआ। दूसरा मुद्दा जो है वो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनका बीजेपी क्लेम कर सकती है। राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाना ये सच में एक बड़ी अचीवमेंट है। 370 और राम मंदिर, ये 2 बड़ी अचीवमेंट हैं बीजेपी सरकार की। 370 का मुद्दा तो अब थोड़ा चला गया पिछवाड़े की तरफ, पीछे की तरफ चला गया। उसी तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी जो है वो भूत में चला गया, इतिहास में चला गया थोड़ा सा। लेकिन इसका कुछ क्लेम किया जा सकता है जिससे हिंदुओं को संगठित किया जा सके। इसके अलावा 2-3 मुद्दे और हैं जो आज की तारीख में रेलिवेंट हैं। उनमें से एक मुद्दा है विपक्ष का करप्ट होना। विपक्ष के तमाम लीडर करप्ट हैं, और ऐसा कोई आरोप मोदी पर आज तक नहीं लगा है। राहुल गांधी ने बहुत आरोप लगाने की कोशिश की, बहुत सारे आरोप करप्शन के, इसीलिए कि कोई चिपक जाए, लेकिन कोई चिपका नहीं है। तो एक भी आरोप नहीं चिपका है उन पर, और कोई ऐसा आरोप साबित भी नहीं हुआ है। जबकि विपक्ष के तमाम लीडर जो हैं वो करप्शन के मामलों में कोर्ट तक जा चुके हैं, कोर्ट की बेल पर हैं, या कोर्ट के थ्रू उनके मामले चल रहे हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कई तो साबित हो चुके हैं, कई साबित अभी नहीं हुए हैं, बेल पर हैं। कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में बेल दी है, कई मामलों में बेल नहीं दी है। यानी कोर्ट ने भी सब जगह ये कहा है कि हाँ, ये मामले इन पर बनते हैं, सब पार्टियों। राहुल गांधी से शुरू कीजिए। राहुल गांधी पर नेशनल हर्ड का बड़ा मामला है, जिसमें 5,000 करोड़ की संपत्ति जो है, जो पब्लिक मनी है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है राहुल गांधी और परिवार ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, इनकी प्राइवेट संपत्ति वो हो गई है। अब उसका वो कभी भी कुछ भी लाभ उठा सकते हैं। वहाँ से जो किराए आते हैं, 5,000 करोड़ की संपत्ति से कितने करोड़ किराया आता होगा। लगभग माना जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का लगभग 0.7-1% के करीब मानते हैं उसको, थोड़ा इधर उधर कर लेंगे। 5,000 करोड़ की संपत्ति मतलब 500 करोड़ महीने
का किराया, अब 500 करोड़ जो महीने का किराया, इसको लगा लीजिए 300 करोड़ होगा, वो गांधी फैमिली के घर में जा रहा है, जो पब्लिक मनी है। ठीक है, तो राहुल गांधी और उसके परिवार पर ये जो है आरोप है। लालू तो जेल में ही है कई मामलों में, अभी एक उसके बेटे पर भी चल रहा है, अभी अभी राजनीति में आए हैं, अभी से मामला चलना शुरू हो गया है। सारे परिवार पर मामला है कि करप्शन कर रहे हो, तो उनकी राजनीति और करप्शन साथ साथ चलते रहेंगे। ममता बनर्जी और उसके परिवार पर है, अखिलेश और उसके परिवार पर है, तो साहब बचता कौन है विपक्ष में जो ये एकजुट होकर बैठते हैं? शरद पवार तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, उनके संबंध तो बताए जाते हैं कि अंडरवर्ल्ड से हैं, दाऊद इब्राहिम वगैरह से हैं। उनकी किसी बात का विश्वास करना मुश्किल है। जब बॉम्बे में इस्लामी आतंकवादियों ने हमले किए ट्रेन्स में और लोगों की हत्याएं की, तब इन्होंने कह दिया ये तो लिट्टे का काम है। क्यों? ताकि मुस्लिम्स पर फोकस ना जाए, वो मामला रफा दफा हो जाए। आज कह रहे हैं कि सिखों को यूसीसी से प्रॉब्लम है। भैया आपको किसने कहा? कोई एक आधा बोला होगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़र्क पड़ेगा उनको। आज तक तो मैंने कोई विरोध सुना नहीं उनका, कि जो सामान्य कानून है उनसे लेकर उनके रीति रिवाज वैसे ही होते हैं। मैं स्वयं सिख हूँ और कोई कानून ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है जो हमारे लिए विशेष हो या सिख धर्म में विशेष हो। सब नॉर्मल कानून होते हैं। एक शादी, एडॉप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, संपत्ति कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ भैया, तो शरद पवार जी को तो छोड़ ही दीजिए। तो जब अब आप इनकी जब गिनती करेंगे और ये कहा जाएगा कि इन सब पर 1 लाख करोड़ रुपए के गबन के आरोप हैं या उससे ज़्यादा के आरोप हैं, और इधर एक आदमी है जिस पर कोई आरोप नहीं है, तो जनता की रिएक्शन क्या होगी आप समझ सकते हैं। करप्शन के अलावा एक और मुद्दा है, इधर चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उधर कोई मुद्दा ही नहीं, अभी कोई चेहरा ही नहीं बन रहा है। राहुल गांधी पर तो जो सूरत कोर्ट ने 2 साल की जेल दे रखी है, उस पर तो वो अभी उसका कोई फैसला ही नहीं आ रहा है। तो अगर वो फैसला 2024 तक नहीं आएगा तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ये चुनाव क्या 2029 का भी नहीं लड़ पाएंगे, तो जनता से मिलते रहेंगे। उनसे कहा जा रहा है माफ़ी मांग लो कोर्ट से, तो एक बार मूंछ का बाल तान लिया, नहीं मानूंगा, तो अब कैसे मांगेंगे? भैया आपने मूंछ का ताल बनाया था ना कि नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, तो अब कैसे माफ़ी मांगोगे? और बिना माफ़ी के सज़ा छूटेगी नहीं, वो तो कानूनी पहलू पर होगी। थोड़ी कम कर सकती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब बच जाएंगे, पर अभी तो वो मामला चल रहा है। तो इधर मोदी हैं, उधर कोई नहीं है अभी, और राहुल भी आएंगे, तो राहुल और मोदी में तो आप क्या तुलना करेंगे? एक पर करप्शन के आरोप हैं, एक पर कोई आरोप नहीं। उनके पास एक ही फार्मूला है, 5 गारंटी, केजरीवाल फार्मूला, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। वो उन्होंने, केजरीवाल ने दिल्ली में देके और पंजाब में देके सरकार जीत ली, राहुल गांधी ने कर्नाटक में जीत ली। कर्नाटक में हालांकि बीजेपी सरकार का काम भी अच्छा नहीं था, ये भी एक फैक्ट है। ऐसे जो रेवड़ियां हैं, वो मुझे याद है एक बार तमिलनाडु में भी बहुत भारी रेवड़ियों का वादा किया गया था, लेकिन क्योंकि सरकार के खिलाफ माहौल था तो वो रेवड़ियाँ भी काम नहीं है। तो अगर सरकार अच्छी है तो रेवड़ियाँ भी काम नहीं करेंगी, तो 2024 में रेवड़ियाँ भी कम काम करेंगी क्योंकि सरकार का काम अच्छा है। और जब वो अपना काम गिनाएंगे, भैया कितने लाख करोड़ का मामला, जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 17 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 83 पैसे खा जाते हैं लोग, तो वो 83 पैसे बचाए हैं नरेंद्र मोदी ने, जो ये नेता कांग्रेस के मिल बांट कर खा जाते थे। तो साथियों, एक ये मुद्दा उठेगा, और एक लाभार्थी का मुद्दा तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि लाभार्थी के मुद्दे को बीजेपी को अब टॉप अप देना होगा। अब आगे से वादा करना होगा कि हम जीते तो पब्लिक को ये देंगे, नहीं तो कांग्रेस की जो 5 गारंटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किल खड़ी करेंगी। केजरीवाल की, कांग्रेस की, इसको काउंटर तो करना ही होगा। कुछ बीजेपी को भी अपनी 5 गारंटी लानी होगी। हालांकि मोदी ने पिछले दिनों इसका जवाब दिया कि उनकी 5 गारंटी हैं, इस तरफ मैं गारंटी हूँ, मैं देश को आगे ले जाऊँगा। अब इस वाक्य का कितना असर होता है ये देखने की बात है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन बीजेपी के मुद्दे मोटे तौर पर सेट हैं, सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर। वो मुद्दा क्या है कि जो लाभार्थियों को टॉपअप क्या मिलेगा? क्या बीजेपी कोई टॉपअप देगी? टॉपअप की ज़रूरत तो है, क्योंकि नहीं तो राहुल गांधी 5 क्या 10 गारंटी दे देंगे। तो बीजेपी को भी कुछ गारंटी देनी होंगी, कुछ टॉपअप देना होगा गारंटीज़ के रूप में। यही खेल है, और अगर ये दे दिया तो बीजेपी की सरकार बननी निश्चित 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 है। सिर्फ एक गारंटी और टॉपअप का खेल है।
बस विपक्ष के पास और कुछ नहीं है, कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं है जिनको वो धारण करें, उनके कपड़ों पर दाग ही दाग है। सिर्फ एक चीज़ है, मुफ्त रेवड़ी। तो रेवड़ी का अगर हल ढूंढ लिया बीजेपी ने, और बीजेपी को ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बताएंगे हम देंगे। भैया लोग पूछेंगे 2000 पहले तक क्यों नहीं दिया, लेकिन बीजेपी अगर टॉपअप भी देगी, उनसे आधा भी दे देगी, तो लोग मुझे लगता है बीजेपी को प्रेफर करेंगे। तो साथियों, ये बीजेपी के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी, दूसरा जो मुद्दा है फेस ऑफ नरेंद्र मोदी, तीसरा मुद्दा एब्सेंस ऑफ एनी फेस इन अपोजिशन, चौथा मुद्दा करप्शन, ऑल करप्ट पार्टीज ऑफ अपोजिशन, पांचवा मुद्दा राम मंदिर बनाया, छठा 370 बनाया, सातवां लाभार्थी क्रिएट किए, और आठवां मुद्दा टॉपअप, लाभार्थियों को टॉपअप। ये हैं मुद्दे बीजेपी के। इसी तरह से कांग्रेस और विपक्ष में अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको पेश करना है प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के रूप में, ये अभी तय नहीं हो सकता है, समझे आप? क्योंकि राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है, जब तक वो उससे क्लियर नहीं हो, अब वो कब क्लियर होंगे या ना क्लियर हो, तो बड़ा मजाक उड़ेगा अगर राहुल गांधी को आज पेश कर दिया जाए और कोर्ट उनको फ्री ना करे, उनको कन्विक्ट घोषित कर दे, उनको जो है केसेस से बरी ना करे। तो इसलिए विपक्ष के पास अभी मुश्किल है। इस पर एक और वीडियो में चर्चा करते हैं कि विपक्ष मुद्दों को लेकर कहाँ खड़ी है। साथियों, ये था मेरा, क्योंकि ये वाला वीडियो बड़ा हो गया है तो इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपकी थोड़ी सी जो पॉलिटिकल आप जो प्राणी हैं उसमें ज़रूर इसने थोड़ी वृद्धि की होगी आपकी सोच में। मेरे चैनल को एक बार फिर निवेदन है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।